नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान के इस्फहान में इजरायली मिसाइल हमले का दावा। इजरायल ने नहीं दिया कोई आधिकारिक बयान। ईरान ने संदिग्ध हवाई उपकरण मार गिराने को बताया धमाके की वजह। कई घंटे बाधित रहने के बाद विमानन सेवाएं बहाल। ईरान पर इजरायली मिसाइल हमले के दावे के बाद बढ़ी विश्व समुदाय की चिंता। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अरब देशों ने की तनाव घटाने की अपील। G7 देशों की बैठक पर भी छाया रहा मुद्दा। दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान। गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान जारी। पश्चिमी तट में इजरायली सैनिकों और बंदूकधारियों के बीच हिंसक झड़प। लेबनान की सीमा में स्थित हिजबुल्लाह के कई अड्डों को भी इजरायल ने बनाया निशाना। भीषण होता जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत के बाद बढ़ा टकराव। यूक्रेनी सेना ने रूसी बम वर्षक जहाज मार गिराने का किया दावा। G7 देशों ने यूक्रेन की मदद का दिया भरोसा। और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। पिछले दिनों इजराइल पर हुए ईरान के हमलों के जवाब में दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरानी शहर इस्फहान जोरदार धमाकों से गूंज उठा और इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने मिसाइल हमलों की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन किसी संदिग्ध हवाई उपकरण को मार गिराने की बात जरूर कही। मध्य ईरान के शहर इस्फहान में शुक्रवार तड़के जोरदार धमाके की आवाज से सनसनी मच गई। इसकी आवाज भले ही सीमित इलाके तक गई हो, लेकिन इसकी गूंज देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिकी समाचार चैनलों ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से खबर दी कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले किए हैं। इस्फहान में ईरान का प्रमुख परमाणु केंद्र होने की वजह से और ज्यादा हड़कंप मचा। ईरानी अधिकारियों ने मिसाइल हमलों की बात स्वीकार नहीं की, लेकिन किसी संदिग्ध हवाई उपकरण को मार गिराने की बात जरूर की। ईरान ने जोर देकर कहा कि परमाणु संयंत्र सहित उसके सभी ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल की खबरों में हालात को सामान्य बताया गया। विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्फहान और देश के सभी हिस्सों में सभी परमाणु केंद्र और सैन्य केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इन सुविधाओं और केंद्रों के लिए कोई घटना नहीं हुई है। एक और खबर ये है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय ने कुछ विदेशी मीडिया द्वारा इस परिषद की आपातकालीन बैठक आयोजित करने के बारे में प्रकाशित खबरों का खंडन किया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने कुछ हवाई अड्डों पर आज सुबह विमान सेवाएं रोकी थीं, जिन्हें 8 बजे बहाल कर दिया गया है। इजरायली एक्शन की खबरें सामने आते ही ईरान ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया कि उसके परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पुष्टि की कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। एजेंसी का कहना है कि उसकी हालात पर बारीकी से नजर है। उधर इन हमलों की खबर के बाद काफी देर तक ईरान की विमान सेवाएं रुकी रहीं, जिन्हें बाद में बहाल कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद दुनिया भर से संयम और शांति की अपीलें आने लगीं। इटली में G7 देशों की बैठक पर भी इसका साया रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात की तो दोहराया कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आपने इजराइल को एक अभूतपूर्व हमले का शिकार होते देखा। हमारा ध्यान निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि इजराइल प्रभावी ढंग से अपनी रक्षा कर सके, साथ ही तनाव को कम करने और संघर्ष से बचने पर ध्यान केंद्रित कर सके। इजरायली मिसाइल हमलों का यह दावा ऐसे समय किया जा रहा है जबकि ईरान पहले से कहता आ रहा है कि इजराइल ने कोई एक्शन किया तो वो इसका कड़ा जवाब देगा।
ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ये बात दोहराई। इससे पहले ईरान अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव तक की बात कह चुका है। इजरायल द्वारा किसी बल प्रयोग या हमारी संप्रभुता के उल्लंघन की स्थिति में ईरान अपने आत्मरक्षा के अधिकारों को प्रयोग करने से जरा भी नहीं हिचकेगा। अगर उन्होंने हमारे परमाणु केंद्रों के लिए खतरा पैदा किया और इस तरह हम पर दबाव बनाया तो यह भी संभव है कि ईरान अपने पूर्व घोषित परमाणु सिद्धांत और नीतियों पर पुनर्विचार करे। ईरान द्वारा मिसाइल हमलों की बात को नकारना और इजरायली सेना द्वारा ऐसी कार्रवाई का आधिकारिक रूप से दावा न करना बेहद अहम है। जानकारों का कहना है कि इन दो कारणों से उम्मीद की जा सकती है कि अब कोई पक्ष जवाबी एक्शन के नाम पर कार्रवाई नहीं करेगा। जानकार मान रहे हैं कि इस्फहान में मिसाइल हमले करके इजराइल ने ईरान को संदेश दे दिया है कि उसकी पहुंच ईरान में अंदर तक है। इस्फहान में ईरान के बड़े सैन्य अड्डे और प्रमुख परमाणु केंद्र भी है। ऐसे में इस कार्रवाई का संदेश और बड़ा हो जाता है। ध्यान रहे कि 1 अप्रैल को सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने इजराइल की तरफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे थे। इनसे इजराइल में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन तनाव बहुत बढ़ गया था। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद दुनिया भर की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस मामले में ईरान की ओर से किसी जवाबी कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। पश्चिमी देशों से लेकर अरब राष्ट्रों तक संयम की अपील और टकराव पर चिंता बार बार दोहराई जा रही है। ईरान के इस्फहान में इजरायली मिसाइल हमले के दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिर चिंतित हो गया है। पश्चिम सहित कई देश तनाव बढ़ने की आशंका से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। वैसे इस मामले में ईरान की ओर से किसी जवाबी एक्शन की बात अब तक सामने नहीं आई है। इसके बावजूद कई देश दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने ईरान और इजरायल दोनों से ही कहा है कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे तनाव में इजाफा होता हो। हमें हर वो कदम उठाना होगा जिससे सभी पक्ष तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से दूर रहें। हमने इजरायल पर ईरान के लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों का हमला देखा। यह बहुत जरूरी है कि क्षेत्र में स्थिरता रहे और सभी पक्ष किसी अगली कार्रवाई से बचें। ब्रिटेन भी स्थिति को और गंभीर न होने देने की वकालत कर रहा है। वैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस मामले में कोई कयास लगाने से इनकार किया। हम अपने सहयोगियों के साथ सूचनाओं को प्रमाणित करने में लगे हैं। उल्लेखनीय तनाव किसी के भी हित में नहीं है। हम यह चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में शांति का बोलबाला हो। चीन ने क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे शांति स्थापना में मदद मिले। चीन ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है जिससे तनाव बढ़े और स्थिति और बिगड़े। चीन तनाव कम करने को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। इजरायल और ईरान से संयम की अपील मॉस्को से भी आई। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि फिलहाल वो इस्फहान में मिसाइल हमले के दावों की सूचनाओं का अध्ययन कर रहा है। सूचनाओं को समझाए बिना कोई बयानबाजी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ भी हो, हम दोनों पक्षों से संयम की अपील करते हैं। हम ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हैं जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ता हो। इजरायल और ईरान के बीच किसी नए और बड़े टकराव की आशंका से चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। विश्व समुदाय के बयानों में ये चिंता साफ तौर पर पढ़ी भी जा सकती है। मध्य पूर्व के हालात को लेकर जापान सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। हम ऐसे किसी भी कदम की कड़ी आलोचना करेंगे जिससे हालात और नाजुक बन सकते हैं। पश्चिमी देशों से लेकर अरब राष्ट्रों तक संयम की अपील और टकराव पर चिंता बार बार दोहराई जा रही है। अब देखना ये होगा कि दुनिया के इस आह्वान का दोनों पक्षों पर क्या और कितना असर होता है। इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रही है। वहीं रफा में इजराइल के प्रस्तावित सैन्य अभियान को लेकर हलचल जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वो रफा में सेना उतारने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि इससे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति बाधित हो सकती है। उधर पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी बंदूकधारियों के साथ इजरायली सेना की मुठभेड़ की भी खबर है। इस दौरान हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है।
इजराइल की हमास के साथ ही लड़ाई भी जारी है। लेबनान की सीमा पर भी लड़ाई चल रही है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई का दावा किया है। ये ठिकाने लेबनान की सीमा में स्थित थे। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे। एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह जारी है और दोनों पक्ष अपनी सैन्य ज़रूरतों को मजबूत कर रहे हैं। इटली के कैप्री में आयोजित G7 की बैठक के यूक्रेनी विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे। उन्होंने यूरोपीय देशों से पर्याप्त मदद की मांग की। तो वहीं रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक टैंक फैक्ट्री का दौरा किया और उपकरणों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं रूस और ताजिकिस्तान के सैनिकों के बीच एक युद्धाभ्यास भी चला और इस युद्धाभ्यास के कारण यूक्रेन और पश्चिमी देशों में चिंता बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को शुरू हुए 2 वर्षों से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय संबंध इसके कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर वैश्विक मंच पर इन दिनों रूस यूक्रेन मुद्दा चर्चाओं के केंद्र में होता है। इटली के कैप्री में आयोजित G7 की बैठक के दौरान भी ये मुद्दा हॉट टॉपिक बना रहा। बैठक के दौरान यूक्रेनी विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों से पर्याप्त मदद की मांग करते हुए इस संघर्ष को न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बताया। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा कि यदि यूरोप भविष्य में भीषण युद्ध से बचना चाहता है तो फिर उसे यूक्रेन की पर्याप्त मदद करनी ही होगी। यह सुनने में बेशक अटपटा लगे, लेकिन जिस तरह मध्य पूर्व का भविष्य इजराइल में तय किया जा रहा है, ठीक उसी तरह यूरोप का भविष्य यूक्रेन में तय किया जा रहा है। इसलिए पश्चिमी देशों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे खुद की सुरक्षा के लिए यूक्रेन की मदद करें। जहां एक और यूक्रेन इस संघर्ष में बने रहने के लिए दुनिया से मदद की गुहार लगाते दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस इस संघर्ष में विजय हासिल करने के लिए किसी भी कसर को छोड़ना नहीं चाहता।
हाल ही में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक टैंक फैक्ट्री का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने टैंक निर्माण और सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध में मोर्चा लेते हुए रूस के लगभग 3000 से अधिक टैंक या तो नष्ट हुए या फिर खराब हुए। रूस किसी भी कीमत पर 9 मई तक यूक्रेनी शहर चासीव यार को कब्जा में लेना चाहता है ताकि वो इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ हासिल कर ले। मैंने अपनी पिछली यात्रा के दौरान जो भी निर्देश दिए थे उसे पूरा कर लिया गया है। यह देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अब इंजनों की आपूर्ति से संबंधित मुद्दों का भी समाधान हो गया है। अब हमने उच्च शक्ति के नए इंजनों का उत्पादन शुरू कर दिया है। यूक्रेन दुनिया के सामने चाहे जितनी बार भी युद्ध में शांति स्थापना की बात कर ले, लेकिन वो रूसी खतरों को देखते हुए हर पल सक्रिय मोड में नजर आ रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का डोनेट्स्क क्षेत्र का दौरा और रक्षा स्थिति पर बैठक इसी बात का संकेत दे रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 25 महीने बाद पहली बार यूक्रेन बैकफुट पर नजर आ रहा है। यूक्रेनी शहर चासीव यार पर कब्जे के खतरे को देखते हुए यूक्रेनी सैनिक बाड़ाबंदी में लगे हुए हैं। शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा की है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि यूक्रेन की रक्षा के लिए आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण योगदान है। मैं कामना करता हूं कि आप मजबूत बने रहें। रूस और ताजिकिस्तान के सैनिकों के बीच संपन्न एक युद्धाभ्यास भी इन दिनों यूक्रेन और पश्चिमी देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ताजिकिस्तान में एक बार फिर रूस की मौजूदगी ने अमेरिका और यूक्रेन को चिंता में डाल दिया है। सोवियत रूस के समय ताजिकिस्तान पूर्व सोवियत राज्यों के सुरक्षा गठबंधन का सदस्य रह चुका है। यही कारण है कि इस युद्धाभ्यास के बाद से ही यूक्रेन और सत्ते में आ गया है। इस बार हमने युद्धाभ्यास में कई तरह के नए बदलाव किए हैं। आधुनिक युद्ध की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हम ज्यादातर नए उपकरणों को प्रयोग में ला रहे हैं। इस बार और सशस्त्र संघर्ष के उन्नत उपकरणों की तैनाती पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यूक्रेन के एक हालिया बयान ने पश्चिमी देशों के कान खड़े कर दिए कि उन्हें पुतिन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या का आरोप लगाया। यूक्रेन ने कहा कि पुतिन प्रशासन ने ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए अपने एक खुफिया एजेंट का इस्तेमाल किया, जो मूल रूप से पोलैंड का रहने वाला है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस विषय पर किसी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान के दूतावास में आत्मघाती हमले की धमकी देने वाले एक व्यक्ति को फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दूतावास में कार्यरत एक व्यक्ति की शिकायत के बाद संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शिकायत में संदिग्ध व्यक्ति पर गोला बारूद के साथ दूतावास में अवैध रूप से प्रवेश की सूचना दी गई थी। तलाशी में पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कोई घातक हथियार बरामद नहीं हुआ। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये वही व्यक्ति है जिस पर सितंबर में ईरानी दूतावास के पास आगजनी के प्रयास का संदेह था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। पेरिस में ओलंपिक खेलों की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। ये खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे। इन खेलों में खिलाड़ियों को ज़्यादातर फ्रांसीसी भोजन परोसा जाएगा। इसके लिए स्थानीय और जैविक उपज वाले भोजन पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ रोजाना लगभग 40,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस साल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए खान पान की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें खाने में कोई कमी महसूस न हो। एथलीट्स को ज्यादातर फ्रांसीसी भोजन परोसा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उनके फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय और ताज़ा जैविक उपज वाले भोजन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यह बात भी सामने आई है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मांस युक्त भोजन में कमी की जाएगी।
एक एथलीट के लिए ओलंपिक उनके बचपन का सपना होता है। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिले, अच्छी नींद मिले, अच्छा खाना मिले। मेरे लिए स्थानीय और जैविक खाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अधिक स्थानीय खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। खेलों में रचनात्मक भोजन को आगे रखने का अवसर बनाने के लिए पेरिस 2024 ने अपना फूड विजन प्रकाशित किया है। खिलाड़ियों के खान पान का पूरा ध्यान रखते हुए स्थानीय उत्पादकों को भी जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार रखने को कहा गया है। इस बात की समीक्षा स्वयं अधिकारियों द्वारा की जा रही है। फूड विजन पेरिस 2024 के तहत इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थों का उत्पादन ओलंपिक विलेज से 250 किलोमीटर तक की दूरी के क्षेत्र में किया जाए, ताकि 80% से ज्यादा खाद्य आपूर्ति फ्रांस की लोकल हो। वर्ष 2021 की तुलना में मांस का उपयोग आधे से भी कम किया जाएगा और एक संतुलित आहार की व्यवस्था की जाएगी। इस बार ओलंपिक में रोजाना लगभग 40,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बेशक यह सम्मान की बात है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है और दुनिया भर के एथलीट यहाँ आएंगे। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी मेरे द्वारा उपजाए हुए आलू खाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एथलीटों के लिए भोजन एक बड़ा मुद्दा है। फ्रांस में किसान, रसोइये, कारीगर, रेस्तरां मालिक, कैटरर्स से लेकर पोषण विशेषज्ञ और ओलंपिक संघ के लोग भी फ्रांस द्वारा पेश किए जाने वाली इस मेजबानी को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे हैं। एथलीटों के लिए पोषण संबंधी जरूरतें पूरा करने के लिए सभी तरह के व्यंजन पेश किए जाएंगे। विश्व के अलग अलग कोने से आए खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इस बात पर प्रशासन लगा हुआ है। उनके अलग अलग देशों के सांस्कृतिक व्यंजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले दुनिया में एक प्रजाति डायनोथेरियम रहती थी। ये प्रजाति एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल 2 जर्मन स्कूली बच्चों को हड्डियां मिली, जिन्हें लेकर एक वैज्ञानिक का कहना है कि वो प्राग ऐतिहासिक हाथियों यानी कि डायनोथेरियम की थीं, जो लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले म्यूनिख के बाहर रहते थे। इन्हें डायनोथेरिया या हाउर एलिफेंट भी कहा जाता है। दुनिया की एक विलुप्त प्रजाति डायनोथेरियम, जो कि आकार में बड़े सूंड वाले जानवर और देखने में बिल्कुल आधुनिक हाथियों जैसे ही लगते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। डायनोथेरियम एक व्यापक प्रजाति थी जो पूर्वी अफ्रीका, उत्तर से दक्षिणी यूरोप और पूर्व से भारतीय उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी। इनके मुख्य आहार में पत्तियां शामिल थीं। डायनोथेरियम मध्य मियोसीन से प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग तक जीवित रहे। पर्यावरण परिवर्तन के कारण संभवतः यह प्रजाति विलुप्त हो गई। जर्मनी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर पिछले साल की गई एक दुर्लभ खोज को प्रस्तुत किया गया। 2 जर्मन स्कूली बच्चों को हड्डियां मिली, जिन्हें लेकर एक वैज्ञानिक का कहना है कि वे प्रागैतिहासिक हाथियों की थी, जो लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले म्यूनिख के बाहर रहते थे। इन्हें डायनोथेरिया या हाउर एलिफेंट भी कहा जाता था। वर्षों पहले विलुप्त हुए इस भयानक जानवर के बारे में सामने आई इस खोज ने लोगों को चौंका दिया है। यह एक विलुप्त पशु प्रजाति है, डायनोथेरिया, जिसे बोलचाल की भाषा में हाउर एलिफेंट भी कहा जाता है। आज के हाथियों के बारे में हम जो जानते हैं यह उससे काफी अलग है। निसंदेह यह जर्मनी में अब तक मौजूद सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी था, जिसके कंधे की ऊंचाई 5 मीटर तक और वजन 12 टन तक होता था। कॉन्स्टेंटिन और मैंने पहले सोचा कि यह लकड़ी है, लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, ये एक हड्डी है। हमने इसे खोला तो एक बहुत बड़ा टुकड़ा उस पर गिर गया और पिताजी डर गए कि हड्डी टूट गई है, लेकिन सौभाग्य से ये टूटा नहीं था। ये रोमांचक था क्योंकि आप नहीं जानते कि इससे क्या होगा। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले पाए जाने वाले इस जानवर के बारे में की गई इस खोज ने वन्य जीवन पर आधारित किए गए खोज के इतिहास में एक अलग ही पहचान बनाई है और ऐसे अनुसंधान से जुड़े लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। म्यूनिख के पास एर्डिंग जिले में एक छोटे गांव के पास व्यापक खुदाई के बाद कुल 120 हड्डियां मिलीं। प्रारंभ में 9 वर्षीय कॉन्स्टेंटिन कपुस्टिन और उनके 10 वर्षीय भाई अलेक्जेंडर को केवल 1 हड्डी मिली।
यह खोज अब तोफकिरचेन में संचालित प्रागैतिहासिक संग्रहालय में प्रदर्शित है। कुछ हड्डियां पहले ही बुरी तरह टूट चुकी थी। रेत हड्डियों पर भारी दबाव डाल रही थी। वे पहले ही टूट चुके थे और अलग खुदाई के दौरान उन्हें नुकसान हो जाता तो यह एक बड़ी समस्या होती। इस परिस्थिति से बचने के लिए हमने उपाय किए ताकि हड्डियों को सही तरीके से निकाला जा सके। जर्मनी में मात्र 10 वर्ष और 9 वर्ष के बच्चों द्वारा की गई इस खोज ने सभी को हैरान कर दिया है। इतनी पुरानी हड्डियां मिलना दुर्लभ है। डायनोथेरियम के जीवाश्म पर की गई इस खोज से आज हम वर्षों पहले विलुप्त हुए इस जानवर के बारे में जान पाए और यह बात इस प्रकार के विषयों पर अनुसंधान कर रहे लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।